हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल अलायंस एग्रीकल्चर कोचिंग इंस्टीट्यूट रायपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम अभिषेक है और आज के सेशन में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सेल या सेल के स्ट्रक्चर पर। तो पहले ये समझते हैं कि इस धरती पर या पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जीव मतलब कि जिनमें जीवन होता है या जो कि सजीव है। अब सजीव किन्हें कहा जाता है? जिनमें कोशिका होती है। ठीक, ये हमने अपने पिछले लेक्चर्स में भी ये चीजें जानी थी कि सजीव कौन होते हैं? जिनमें कोशिका होती है। मतलब कि इस धरती पर अलग अलग जो जीव पाए जा रहे हैं उनमें कोशिका होगी। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ जीव ऐसे हैं जिनका शरीर बहुत सरल होता है और कुछ जीव ऐसे हैं जिनकी शारीरिक संरचना बहुत जटिल होती है। तो प्रश्न ये आता है कि क्या सभी सजीवों के शरीर में पाई जाने वाली कोशिका एक जैसी है या उनकी संरचना एक जैसी है? तो इन्हीं चीजों को आज समझने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग जीवों की जो कोशिकाएं होती है उनमें क्या संरचनात्मक समानताएं या सिमिलैरिटीज होती हैं या कुछ डिफरेंसेस होते हैं या डिसिमिलैरिटीज होती हैं, उन्हें भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जो एस्पिरेंट्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे वो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें, क्योंकि एग्जाम में जब सेल के स्ट्रक्चर या कंपोनेंट को लेकर सवाल पूछे जाते हैं तो वो थोड़े से कंफ्यूजिंग या ट्रिकी होते हैं। जहां हमें ये कंफ्यूजन जरूर होता है कि ये ऑर्गेनेल इसमें पाया जाता है कि नहीं, ये इसमें होता है कि नहीं। तो इस वीडियो को जरूर आप लोग लास्ट तक देखें। आई एम डैम श्योर कि आपको आपका जो कंफ्यूजन है, वो डाउट है, वो डेफिनेटली दूर होगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग कोशिका की संरचना होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इस धरती पर जो सबसे सरल कोशिका होती है। इस धरती पर सबसे सरल या सिंपलेस्ट सेल होता है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया के सेल को ही हम सबसे सरल मानते हैं। तो पहले हम बैक्टीरियल सेल को ही देख लेते हैं, ड्रॉ करते हैं बैक्टीरियल सेल को। जब भी आप बायोलॉजी पढ़ें, जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे होंगे बायोलॉजी पढ़ें, तो आप डेफिनेटली डायग्राम जरूर ड्रॉ करें, क्योंकि जब आप डायग्राम बनाते हैं तो आपको लंबे समय तक उस फैक्ट को या जानकारी को रिटेन करने में मदद मिलती है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बैक्टीरियल सेल को, बनाते हैं। ये जो मैंने बनाया है वो है बैक्टीरियल सेल का साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता क्या है? प्रत्येक कोशिका के अंदर, प्रत्येक कोशिका, चाहे वो कोई भी कोशिका हो, बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, उसमें एक प्रकार का साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य एक प्रकार का सेमी लिक्विड या सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है। सेमी लिक्विड बोल दिए मतलब कि उसमें कुछ लिक्विड भी होगा, कुछ सॉलिड भी होगा। तो ये सब्सटेंस कोशिका के अंदर भरा होता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर, इसके अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स या अंगक पाए जाते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म तो होगा ही हर सेल में। तो ये है बैक्टीरियल सेल का साइटोप्लाज्म। अब ध्यान दीजिए कि ये जो साइटोप्लाज्म है वो ऐसी खुला तो नहीं रह सकता भाई, इसके अंदर के सब्सटेंस बिखर जाएंगे। तो इसके बाहर एक कवर पाया जाता है। इस सब्सटेंस के बाहर एक कवर पाया जाता है। ठीक है, उसे बना लेते हैं। इस सब्सटेंस के बाहर जो कवर होता है उसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमने बना लिया सेल मेम्ब्रेन। ठीक, दो चीजें हमने बनाई हैं, एक है साइटोप्लाज्म, दूसरा है सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा जो बैक्टीरिया का सेल है, बैक्टीरिया के सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी, चूंकि बैक्टीरिया बहुत सूक्ष्म है तो उन्हें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन के लिए एक्स्ट्रा लेयर की जरूरत पड़ती है। वो एक्स्ट्रा लेयर जो होता है उसे हम सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम सेल वॉल कहते हैं। तो सेल वॉल भी बना लेते हैं भाई। चलिए बनाते हैं सेल वॉल। ये है बैक्टीरिया का सेल वॉल।
क्या क्या चीजें हमने बनाई हैं, एक है साइटोप्लाज्म, एक है सेल मेम्ब्रेन और दूसरा सेल वॉल। चलिए पहले इन्हें लेबलिंग कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। लेबलिंग कर लेते हैं भाई। सबसे पहले हमने बनाया क्या, साइटोप्लाज्म। ये क्या है, साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के बाहर हमने एक कवर बनाया है जो कि क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक, इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक कवर बनाया है हमने। इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक कवर बनाया है जिसे हमने क्या कहा, सेल वॉल। ठीक, अब इन्हें समझते हैं ये क्या होता है, किन किन चीजों का बना होता है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, जो साइटोप्लाज्म है बैक्टीरियल सेल में, अगर ये क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड या सेमी लिक्विड बोल सकते हैं। सेमी लिक्विड बोलने से जिसमें कुछ लिक्विड होगा और कुछ सॉलिड सब्सटेंस होगा। इस साइटोप्लाज्म के बाहर एक कवर पाया जा रहा है जिसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक, ये सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, मेनली बना होता है लिपिड और प्रोटीन का, लिपिड और प्रोटीन का। इसमें हालांकि कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं, लेकिन अगर मेनली पूछा जाए सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है तो लिपिड और प्रोटीन का। इसके बाहर एक लेयर हमको दिख रही है, वो है सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल में एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शनल कवर होता है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। अब ये सेल वॉल किसका बना होता है बैक्टीरिया में, ये सेल वॉल बना होता है बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन कहते हैं जिसे, या इसे म्यूरिन भी कहते हैं। ठीक, बैक्टीरियल सेल का सेल वॉल किसका बना होता है भाई, म्यूरिन का या पेप्टाइडोग्लाइकेन का। तीन चीजें हमने देख ली। अब मैंने पहले ही बताया कि साइटोप्लाज्म में कुछ ऑर्गेनिल भी पाए जाते हैं और कुछ और सब्सटेंसेस भी होते हैं, तो उन्हें देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या सब्सटेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं बैक्टीरियल सेल में पाया जाने वाला जेनेटिक मटेरियल। क्या बनाएंगे हम, जेनेटिक मटेरियल। तो ध्यान दीजिए, बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में दो तरीके के जेनेटिक मटेरियल हमको देखने मिलते हैं, जो कि बेसिकली होता है डीएनए। ठीक, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं भाई डीएनए। ये इस प्रकार से कुछ बैक्टीरियल सेल का जो है डीएनए होगा, जो कि साइटोप्लाज्म में खुली अवस्था में पाया जाता है। सेम डीएनए प्लांट में भी होगा, एनिमल्स में भी होगा, लेकिन क्या अंतर होगा हम आगे समझेंगे, लेकिन होगा डीएनए जरूर। ठीक, ये एक प्रकार का डीएनए हो गया। दूसरे प्रकार का एक अलग प्रकार का डीएनए भी पाया जाता है बैक्टीरियल सेल में। ठीक, बैक्टीरियल सेल में एक अलग प्रकार का डीएनए भी पाया जाता है भाई। ये हम बना दिए दूसरे प्रकार का डीएनए। ठीक, इस डीएनए के अलावा, डीएनए या जेनेटिक मटेरियल, ठीक, एक सेल ऑर्गेनिल भी पाया जाता है। मैंने कहा कि साइटोप्लाज्म में कुछ ऑर्गेनिल भी होते हैं, तो एक ऑर्गेनिल भी होता है भाई इसमें, वो भी बनाते हैं, एक ऑर्गेनिल भी बना लेते हैं। ये बन गया वो ऑर्गेनिल। ठीक, इतनी ही चीजें बेसिकली बैक्टीरियल सेल में होती हैं बेसिकली। ठीक है, हालांकि इसमें सीलिया, फ्लैजिला वो बाद में आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इतनी ही चीजें होती। ठीक, अब देखते हैं, इनका लेबलिंग करते हैं। ये क्या है, एक प्रकार का सेल ऑर्गेनिल है। ये क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। और ये क्या है, ये भी एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है। अब इनको लेबलिंग करते हैं भाई। ये क्या है, सेल ऑर्गेनिल है। मैंने बोला सेल ऑर्गेनिल में कौन सा ऑर्गेनिल है, ये राइबोसोम। क्या है ये, राइबोसोम। ध्यान दीजिए, राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन का बना एक कण होता है, जो कि साइटोप्लाज्म में किसी भी सेल के या कुछ अन्य स्थानों पे भी पाया जाता है। ठीक है, तो राइबोसोम क्या है, एक प्रकार का सेल ऑर्गेनिल है।
सेल ऑर्गेनिल या कोशिका अंगक है जो बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट है। इसके अलावा मैंने एक चीज बनाया है, क्या है वो? जेनेटिक मटेरियल। क्या है ये? जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल किस चीज का बना होता है मैंने बताया? ये होता है डीएनए। डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक। दूसरे प्रकार का एक जेनेटिक मटेरियल मैंने बनाया है, वो भी जेनेटिक मटेरियल ही है। ये भी है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, ठीक। ये क्या है? डीएनए, ठीक है। ये भी एक डीएनए है। अब ये दो प्रकार के डीएनए हमको दिख रहे हैं, इनमें अंतर क्या है? ये जो डीएनए हमें दिख रहा है पहले प्रकार का, इसको बोला जाता है लीनियर डीएनए। लीनियर डीएनए या क्रोमोसोमल डीएनए, क्या बोलते हैं इसको? यहां लिख देते हैं हम, इसे बोला जाता है लीनियर डीएनए या क्रोमोसोमल डीएनए। और ये वाला जो है उसे बोला जाता है सर्कुलर डीएनए। ये जो है ये है क्या? लीनियर डीएनए। लीनियर डीएनए, ठीक। या इसी को बोलते हैं क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए। दूसरा और इधर हमें एक प्रकार का दिख रहा है जिसे हम बोलते हैं सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए या फिर इसका दूसरा नाम है, जब वो क्रोमोसोमल है तो इसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब कि क्रोमोसोम के बाहर। क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक। इसी सर्कुलर डीएनए को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको प्लाज्मिड। अगर आपसे पूछा जाए प्लाज्मिड किस में पाया जाता है, तो आप सीधे बोल सकते हैं बैक्टीरियल सेल्स में, ठीक। तो ध्यान दीजिए कि हमने क्या क्या चीजें बनाई है। सबसे पहले बनाया क्या? साइटोप्लाज्म, जो कि सभी सेल्स में होगा। साइटोप्लाज्म के बाद एक अति आवश्यक मेम्ब्रेन बनाई हमने। अति आवश्यक मतलब सभी सेल में होगा, वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए लेयर हमने बनाया, सेल वॉल। ये जरूरी नहीं है कि सभी में होगा, बैक्टीरिया में होता है लेकिन कुछ बैक्टीरिया में नहीं भी होता है, ठीक है। बैक्टीरिया में होता है लेकिन कुछ बैक्टीरिया में भी नहीं होता। इसके अलावा ये सेल वॉल कहाँ पाया जाएगा? प्लांट में पाया जाता है, फंगी में पाया जाता है, लेकिन सब सेल्स में तो है नहीं। लेकिन अगर कॉमन पूछे आपको कि सभी सेल्स में क्या क्या चीजें होती है, तो हम उन बेसिक कंपोनेंट्स को आगे लिखते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें बेसिकली हमने देखी हैं। क्या क्या चीजें हमने बेसिकली देखी हैं। ठीक, बनाते हैं इसको। क्या देखा है हमने भाई? बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल। यहां मैं बैक्टीरियल नहीं लिख रहा हूं, जगह कम होने की वजह से सेल ही लिख दिया। तो सबसे पहले हमने एक अति आवश्यक सब्सटेंस बनाया था, जो कि क्या था? साइटोप्लाज्म। ये सभी सेल में होगा, मैंने पहले ही बताया। साइटोप्लाज्म के बाहर इस साइटोप्लाज्म को बिखरने से बचाने के लिए एक प्रकार का लेयर पाया जाता है, जिसे बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये सभी कोशिका में पाई जाती है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक। सेल मेम्ब्रेन के बाहर, हालांकि हमने सेल वॉल बनाया था लेकिन उसे बाद में लिखेंगे। और एक आवश्यक चीज क्या हमने देखा था सेल साइटोप्लाज्म के अंदर? वो था जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, ये चीजें सभी सेल में होगी ही। जेनेटिक मटेरियल के बिना सेल नहीं हो सकता भाई। जेनेटिक मटेरियल के अलावा हमने एक चीज बनाया था, सेल ऑर्गेनिल। क्या बनाया था उस सेल ऑर्गेनिल में? राइबोसोम, ठीक है। इससे ये चीज समझ आता है कि ये चार चीजें होंगी ही। साइटोप्लाज्म होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा और सेल ऑर्गेनिल होगा। सेल ऑर्गेनिल बैक्टीरिया में हमने एक ही बात की थी, राइबोसोम की। लेकिन प्लांट्स में बात करें, एनिमल्स में बात करें, तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिल पाए जाते हैं।
और एक बात कही थी हमने इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल की, ठीक। तो सेल वॉल बैक्टीरिया में पाया जाता है, मैंने बताया, प्लांट में पाया जाता है, फंगी में पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं होता, ठीक। तो सेल वॉल इस बैक्टीरिया में भी अगर बात करें तो माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का बैक्टीरिया है भाई। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है जिसमें तो ये सेल वॉल भी नहीं होता, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि सेल वॉल भी एक कॉमन फीचर है ना। सेल वॉल कॉमन फीचर तो है नहीं अगर सभी को कंपैरिजन करें तो, लेकिन ये चार चीजें तो दिख ही रही हैं हमको, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल और सेल ऑर्गेनिल, ठीक। अब ये हो गई हमारे पास एक आधार आ गया कि इसके बेसिस पे हम और बाकी सेल्स को कंपेयर करेंगे। अभी अगला हम देखेंगे प्लांट की सेल को कि इनमें से क्या चीज है जो उसमें पाया जा रहा है, ठीक है। तो बना लेते हैं प्लांट की सेल को, पहले ड्रॉ करते हैं प्लांट सेल। प्लांट की सेल बना लेते हैं। ये मैंने बनाया है प्लांट की सेल का साइटोप्लाज्म, जैसा मैंने बैक्टीरिया में पहले बनाया था। साइटोप्लाज्म होगा, क्या होता है, सेमी फ्लूइड। अब उसके बाद मैंने बताया था कि इस साइटोप्लाज्म को बिखरने से बचाने के लिए एक प्रकार का लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्लांट में भी होगा भाई, सेल मेम्ब्रेन बना लेते हैं, यहां सेल मेम्ब्रेन बना लेते हैं। ठीक, ये बन गया प्लांट की सेल का सेल मेम्ब्रेन। दो चीजें बन गई। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस प्रकार से बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है वैसे ही प्लांट में भी होता है। प्लांट में भी सेल वॉल पाया जाता है, प्लांट की सेल वॉल भी बना लेते हैं भाई। ये हम बना रहे हैं प्लांट की सेल वॉल, ठीक। ये इस प्रकार से प्लांट की सेल वॉल होगी। ये है प्लांट की सेल वॉल, ठीक है। अब हमने तीन चीजें यहां पर देख ली। क्या क्या चीजें देख ली भाई, लेबलिंग कर देते हैं क्या क्या चीजें हमने यहां देखी है। सबसे पहले हमने बनाया क्या, साइटोप्लाज्म, ठीक। साइटोप्लाज्म के बाद हमने बनाया क्या, सेल मेम्ब्रेन, ठीक। सेल मेम्ब्रेन के बाद हमने बनाया क्या, सेल वॉल, ठीक है। अब इनको देखते हैं। जिस प्रकार से बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म था वैसी प्लांट के सेल में भी होगा। ये क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये भी सेमी फ्लूइड होगा, सेमी फ्लूइड होगा, ठीक। अब उसके बाद हमने क्या बनाया था भाई, सेल मेम्ब्रेन। जैसे मैंने पहले बताया कि सभी सेल में सेल मेम्ब्रेन होगा ही,
अब इसका सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है भाई? ये भी लिपिड और प्रोटीन का होगा, लिपिड प्लस प्रोटीन का होगा। अब उसके बाद सेल वॉल भी मैंने बनाया है। अब देखते हैं कि ये सेल वॉल किसका बना होता है। बैक्टीरिया में किसका बना होता है? म्यूरिन का या पेप्टाइडोग्लाइकेन का। प्लांट में जब हम बात करते हैं सेल वॉल की बात करेंगे प्लांट में, तो ये बना होता है हेमीसेल्यूलोज और सेल्यूलोज का, हेमीसेल्यूलोज या सेल्यूलोज का। ठीक है, ये हो गई, सेल वॉल हो गया। अब देखेंगे हमने क्या बनाया था उसके बाद बैक्टीरिया के सेल में, जेनेटिक मटेरियल वो भी बना लेते हैं भाई, जेनेटिक मटेरियल भी। ये इस प्रकार से प्लांट का सेल का जेनेटिक मटेरियल है। ठीक, अब अंतर क्या है? अंतर क्या है? बैक्टीरिया में भी था जेनेटिक मटेरियल, प्लांट में भी। अंतर क्या है कि प्लांट के सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में खुला नहीं होता मतलब साइटोप्लाज्म में बिखरा नहीं होता, बल्कि उस पे एक लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक लेयर। ठीक है, एक लेयर पाई जाती है, एक लेयर उसके साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म बोल रहा हूं, जेनेटिक मटेरियल के बाहर पाई जाती है। बना लेते हैं। ये इस प्रकार से एक कवर पाया जा रहा है। इसमें प्लांट सेल्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक प्रकार के कवर में घिरा होता है। ठीक, इस कवर के अंदर एक और बोल सकते हैं स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसे भी बना लेते हैं। यहाँ एक और स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो भी बना लेते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर होता है वो बना लेते हैं। ये हमने बना लिया एक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ध्यान से समझने वाली बात ये है कि जब हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं प्लांट में, जब पहली बार इस स्ट्रक्चर को देखा गया, इस स्ट्रक्चर को पहली बार अगर किसी ने नोटिस किया तो वो थे रॉबर्ट ब्राउन ने, जब वो रूट सेल्स को स्टडी कर रहे थे, है ना, ऑर्नामेंटल प्लांट्स की रूट की सेल को स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सेल के अंदर एक ऐसा हिस्सा पाया जा रहा है जो कि बहुत घना है, डेंस है ना, और उसे देखने से ऐसा लगता है मानो किसी फल के अंदर बीज हो। ठीक है, तो उन्हें ऐसा लगा कि ये एक फल है जिसके अंदर बीज होता है ना। ऐसी ही संरचना से उन्होंने उसको कंपेयर किया। तो लैटिन एक वर्ड होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सीड्स इन फ्रूट के अंदर जो सीड्स पाया जाता है, या नट के आकार का, जैसे आपने नारियल देखा होगा, है ना। तो एक नट के प्रकार की जो संरचना पाई जाती है जिसे लैटिन में न्यूक्लियस कहा जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को कह दिया गया न्यूक्लियस। क्या कह दिया गया इसे? न्यूक्लियस। बना लेते हैं भाई न्यूक्लियस। ये स्ट्रक्चर क्या है भाई? न्यूक्लियस। एक मिनट, ये स्ट्रक्चर कहलाता है न्यूक्लियस। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसी सेल्स जिसमें जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता हो, ये जो, और न्यूक्लियस के बाहर एक कवर होता है। अब ये न्यूक्लियस बना कैसे है? जब आगे जाना गया तो ये देखा गया कि इस न्यूक्लियस में तीन चीजें दिखाई देती हैं। एक दिख रहा है जेनेटिक मटेरियल, दूसरी एक संरचना दिख रही है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस या हिंदी में केंद्रिका। इसके अलावा बाहर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ऐसी सेल्स जिसमें जेनेटिक मटेरियल एक मेम्ब्रेन से कवर हो, क्या बोला मैंने? ऐसी सेल्स जिसमें
जेनेटिक मटेरियल एक प्रकार की मेम्ब्रेन से कवर हो, उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, ठीक है, या ट्रू न्यूक्लियस बोल देते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक क्या होता है उसे समझते हैं, एक बार पहले समझते हैं। मैंने जो टर्म यूज किया वो है यूकैरियोटिक, ठीक, यूकैरियोटिक। अब इस शब्द को अगर तोड़ते हैं, यू का मतलब ही होता है ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब होता है, कैरियोटिक का मतलब होता है ये न्यूक्लियस का ही दूसरा नाम है, कैरियन। न्यूक्लियस का दूसरा नाम क्या है? कैरियन, ठीक है। ये एक क्या है? ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब भी वही होता है, न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक मतलब ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ? जिसमें जेनेटिक मटेरियल is enclosed with genetic material is enclosed with a membrane, ठीक है। उसे क्या कह देते हैं भाई हम? ट्रू न्यूक्लियस। अब ध्यान दीजिए कि जब हमने बैक्टीरिया की सेल को देखा था तो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसी प्रकार के न्यूक्लियस के अंदर नहीं था या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं था, वो तो कहां? साइटोप्लाज्म में खुला बिखरा था। तो उस प्रकार की सेल को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। ठीक है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, या बोल सकते हैं अंडर डेवलप्ड। प्रिमिटिव या अंडर डेवलप्ड, जो अच्छे से डेवलप नहीं हुई है। और कैरियोटिक का मतलब क्या हुआ भाई? न्यूक्लियस। अब यहां से एक बात समझ आई कि जो बैक्टीरिया जो है वो क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब जिसमें जेनेटिक मटेरियल के बाहर किसी प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं हो, वो क्या कहलाएगी? प्रोकैरियोटिक। वहीं दूसरी सेल जो हमने देखी प्लांट, जिसमें जेनेटिक मटेरियल एक मेम्ब्रेन से कवर होता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? यूकैरियोटिक। ठीक, मिटा देते हैं इसे। तो आप लोगों को ये तो समझ आ गया होगा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है। सिंपली प्रोकैरियोटिक मतलब जिसमें जेनेटिक मटेरियल, प्रो की बात कर रहा हूं, प्रो मतलब जेनेटिक मटेरियल जिसमें साइटोप्लाज्म में खुला बिखरा होगा, वो प्रोकैरियोटिक है, ठीक। और जिसमें एक मेम्ब्रेन से कवर होगा वो यूकैरियोटिक है। तो हमें ये समझ आ गया कि ये न्यूक्लियस है, ठीक। अब जेनेटिक मटेरियल भी हो गया जिसमें कवर है। इसके अलावा एक चीज हमने देखा था, एक प्रकार का ऑर्गेनिल जो कि था राइबोसोम। राइबोसोम यहाँ पे भी होगा भाई, उसको बना लेते हैं। राइबोसोम जो है यहाँ पर भी होगा, बना लेते हैं राइबोसोम। ये हमने बना लिया राइबोसोम। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही राइबोसोम होगा, बहुत सारे राइबोसोम के पार्टिकल होते हैं। हमने यहाँ बना लिया एक, ठीक। ये हमने बना लिया राइबोसोम। अब हमें एक चीज तो यहां पे भी समझ आई, साइटोप्लाज्म यहां पर भी है, सेल मेम्ब्रेन यहां पर भी है, जेनेटिक मटेरियल भी यहां पर है। वो अलग बात है कि जेनेटिक मटेरियल यहां पे कवर से है, कवर से कवर्ड है। दूसरा राइबोसोम भी है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के सेल में भी या प्लांट के सेल में भी चार चीजें पाई जा रही है। साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, जेनेटिक मटेरियल है, और एक ऑर्गेनिल है राइबोसोम। अब आगे समझते हैं हम कि इसमें और क्या क्या ऑर्गेनिल पाए जाते हैं, ठीक है। प्लांट में और क्या क्या ऑर्गेनिल पाए जाते हैं। तो जैसे ही हम प्लांट में ऑर्गेनिल की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो आपसे परीक्षा में वो चीजें पूछी भी जाती है कि जब ऑर्गेनिल की बात करते हैं तो कुछ ऑर्गेनिल ऐसे होते हैं
जिनके ऊपर किसी प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं होता। कुछ ऑर्गेनिल ऐसे हैं जिनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, वहीं कुछ ऑर्गेनिल ऐसे हैं जिनके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन या एक मेम्ब्रेन जरूर होगा, ठीक। और वहीं कुछ ऑर्गेनिल ऐसे होते हैं जिनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होते हैं। क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेन। पहले क्लासिफाई कर लेते हैं भाई किसके किसके ऊपर। किसके किसके ऊपर कैसा होता है पहले समझ लेते हैं। ठीक, यहां लिख लेते हैं सेल ऑर्गेनिल्स इन प्लांट। सेल ऑर्गेनिल्स इन प्लांट, ठीक। अब मैंने क्या बताया, कुछ में बिल्कुल कवर नहीं होता, कुछ में सिंगल होता है, कुछ में डबल होता है। ध्यान से देखिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाता है। क्लासिफाई कर लेते हैं। पहले यहां पे मैं लिख रहा हूं नो मेम्ब्रेन वाले, दूसरा है सिंगल मेम्ब्रेन वाले, और तीसरा है डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, बना लेते हैं इसको। पहले मैं लिख रहा हूं नो मेम्ब्रेन। नो मेम्ब्रेन ऐसे ऑर्गेनिल जिनमें किसी प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक। दूसरा है सिंगल मेम्ब्रेन, ऐसे ऑर्गेनिल जिसके ऊपर एक सिंगल झिल्ली पाई ही जाएगी। और दूसरा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिल होते हैं प्लांट में जिनमें डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक। ध्यान से नोट करेंगे या समझेंगे इस चीज को। अगर मैं नो मेम्ब्रेन ऑर्गेनिल की बात करूं प्लांट में, नो मेम्ब्रेन जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, तो सबसे पहला नाम आता है राइबोसोम का। हमने ऑलरेडी राइबोसोम बना चुका है, ठीक। राइबोसोम के अलावा और कौन सा ऑर्गेनिल है जिसपे किसी प्रकार का बोल सकते हैं मेम्ब्रेन नहीं होता, तो बोल सकते हैं उसको साइटो स्केलेटल स्ट्रक्चर, साइटो स्केलेटल स्ट्रक्चर्स, ठीक, जिसपे किसी प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं होता। अब साइटो स्केलेटल स्ट्रक्चर्स क्या है ये समझ लीजिए। देखिए, जैसे हमारे शरीर का ढांचा है, उसको मजबूती देने के लिए किसी एक प्रकार के ढांचे की तो जरूरत होगी, तो वैसे ही प्लांट्स की सेल में या एनिमल के सेल में कुछ ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो कि एक ढांचा देते हैं, ठीक है। एक तो राइबोसोम है जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा, दूसरा साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर जिसमें किसी प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं होगा। अब बात करते हैं हम सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का। तो इसमें दो चीजें आती हैं। कौन कौन सी दो चीजें आती है? इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। क्या बोला मैंने? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। अगर प्लांट्स के अंदर सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की बात करें तो दो भागों में अपन बांटते हैं। पहला है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम और दूसरा होता है माइक्रोबॉडीज। दूसरा भाग कौन सा है? माइक्रोबॉडीज। नाम से ही स्पष्ट है, माइक्रोबॉडीज मतलब छोटी छोटी संरचनाएं होंगी। क्या होंगी वो समझते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या होता है? प्लांट की सेल्स के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिल पाए जाते हैं, ठीक, कुछ ऐसे ऑर्गेनिल पाए जाते हैं जो जिनका फंक्शन अलग अलग है, अलग अलग काम करते हैं, ठीक है, लेकिन उनके फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है या बोल सकते हैं रेगुलेटेड है, ठीक है। काम अलग अलग कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे से उनके फंक्शन रिलेटेड है। उनको हम क्या बोल देते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में अगर प्लांट के अंदर मैं बात करूं
तो प्लांट के अंदर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदव्य जालिका। रेटिकुलम का मतलब ही होता है जालीनुमा संरचना। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आगे समझेंगे। एक जालीनुमा संरचना होती है जिसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा इसके अलावा क्या स्ट्रक्चर पाया जाता है? दूसरा इसके अलावा स्ट्रक्चर पाया जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ध्यान दीजिएगा, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में भी पाया जाता है। ठीक, प्लांट्स और एनिमल्स के गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या अंतर है? प्लांट्स में इनकी संख्या एक से अधिक हो सकती है, जो कि छोटे छोटे आकार की होती है। ठीक, गोल्जी कॉम्प्लेक्स छोटे छोटे आकार की सैक लाइक या थैलेनुमा स्ट्रक्चर होती है। ये प्लांट्स में इनकी संख्या एक से अधिक हो सकती है, छोटे छोटे। वहीं जब एनिमल में इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो उसमें एक बड़ा गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमें देखने मिलता है। इसी गोल्जी कॉम्प्लेक्स को प्लांट में क्या बोला जाता है? डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम। बात समझ आई होगी कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब ऐसे ऑर्गेनेल का सिस्टम जिनके फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड हो या कोरिलेटेड हो। ठीक, क्या क्या नाम आया उसमें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और तीसरा एक स्ट्रक्चर आता है जो कि है वैक्यूल। वैक्यूल या रिक्तिका, जिसे रिक्तिका बोलते हैं। प्लांट की सेल्स में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा भाग, लगभग बोल सकते हैं बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वैक्यूल से घिरा हुआ होता है। ठीक है, वैक्यूल क्या होता है? एक प्रकार का खाली जगह होता है जिसमें हो सकता है गैस हो, कुछ लिक्विड हो, कुछ और सॉलिड मटेरियल्स होते हैं। ठीक, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में प्लांट के तीन चीजें। अब देखते हैं माइक्रो बॉडीज क्या क्या है। ठीक, माइक्रो बॉडीज में क्या क्या चीजें आएंगी? तीन प्रकार की छोटी छोटी संरचनाएं प्लांट्स में पाई जाती है। ठीक है, क्या क्या? पहला अपन लिख सकते हैं यहां पे पैरोक्सिसोम्स। पैरोक्सिसोम्स, इन्हें हम क्या कहते हैं भाई? माइक्रो बॉडीज। मैं एक बार इनको हाईलाइट कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये है माइक्रो बॉडीज और ये क्या है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, माइक्रो बॉडीज में क्या क्या आएंगे भाई? पैरोक्सिसोम। इसके अलावा क्या होंगी? इसके अलावा ग्लाइऑक्सिसोम्स। ग्लाइऑक्सिसोम्स, और एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे बोलते हैं स्फेरोसोम्स। स्फेरोसोम्स। ठीक, तो अगर प्लांट्स में पूछा जाए कि प्लांट्स में अगर आपको कोई ये पूछे कि सिंगल मेम्ब्रेन कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, तो सबसे पहले तो आप दो भाग में बांट दो, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और माइक्रो बॉडीज। एंडोमेम्ब्रेन में कौन कौन से आ जाएंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जिसे डिक्टियोसोम भी बोलते हैं, और एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा वैक्यूल का। ठीक, अगर माइक्रो बॉडीज की बात करें तो माइक्रो बॉडीज में क्या क्या आ जाएंगी? पैरोक्सिसोम्स, ग्लाइऑक्सिसोम्स और स्फेरोसोम्स। वहीं जब हम प्लांट्स में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसमें जो पहला नाम आता है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमने पहले ही देखा है, न्यूक्लियस। ठीक, दूसरा अगर इस पे बात करें कि न्यूक्लियस के अलावा कौन सा होता है, तो हम यहां लिख सकते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स, ठीक है, प्लास्टिड मतलब कुछ ऐसे बोल सकते हैं पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेल्स होते हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, उन्हें हम प्लास्टिड्स कहते हैं।
अब प्लास्टिड्स के अलावा इसमें क्लोरोप्लास्ट भी आ जाता है। हम आगे इन सब को सेपरेट अलग अलग समझेंगे। अभी आप सिर्फ ये समझने की कोशिश कीजिए कि प्लांट में क्या क्या ऑर्गेनिल होता है, बाकी कैसे होता है, क्या काम करता है, आगे लेक्चर में समझेंगे। अगर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की बात करें तो पहला हो गया न्यूक्लियस, दूसरा हो गया प्लास्टिड, और तीसरा अगर बात कर दिया जाए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। अब माइटोकॉन्ड्रिया से अगर बात आई है तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जैसे हमने बैक्टीरियल सेल में देखा था 2 प्रकार के डीएनए पाई जाती है, ठीक है। 2 प्रकार के डीएनए पाई जाती, एक था सर्कुलर और एक था लीनियर, ठीक। तो बैक्टीरिया में तो दोनों है। प्लांट के न्यूक्लियस में अगर बात की जाए, प्लांट के न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? लीनियर डीएनए। प्लांट के न्यूक्लियस में, एक बार चित्र पीछे भी देख लीजिए तो शायद आपको, ये क्या है? लीनियर डीएनए, ठीक। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि क्या प्लांट में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है? यस, पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो आप कह सकते हैं उन्हें प्लास्टिड में पाया जाएगा। प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट में सर्कुलर डीएनए, ठीक। और एक माइटोकॉन्ड्रिया में भी सर्कुलर डीएनए आपको देखने मिलेगा। मतलब कि अगर कोई पूछे कि क्या प्लांट में लीनियर के अलावा भी डीएनए होता है? यस, होता है। सर्कुलर डीएनए कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होगा, ठीक है। तो ये तो रहा सेल ऑर्गेनिल्स इन प्लांट, ठीक। अब समझते हैं एनिमल्स के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है। एनिमल्स का फिर से मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं, इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि उसमें 4 चीजें तो कॉमन है ही। पहला साइटोप्लाज्म, फिर क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा उसके बाहर, एक होगा राइबोसोम तो होगा ही, और एक हो गया जेनेटिक मटेरियल, ठीक। अब प्लांट की तरह एनिमल में भी जेनेटिक मटेरियल जो है एक मेम्ब्रेन से कवर होता है, ठीक है। मतलब कि एनिमल भी किस में आ गया? यूकैरियोटिक में। अगर जेनेटिक मटेरियल के बाहर कोई मेम्ब्रेन पाई जा रही हो तब हम उसको क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी और प्रोटिस्टा ये किस में आते हैं? यूकैरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक की अगर बात की जाए, प्रोकैरियोटिक में क्या क्या आते हैं? बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया हो वो प्रोकैरियोटिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनिमल के सेल्स में क्या क्या ऑर्गेनिल्स होते हैं, ठीक। बनाते हैं भाई। ठीक, यहां अभी अपन लिखेंगे ऑर्गेनिल्स इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स, ठीक। अब चित्र फिर नहीं बनाएंगे, हम समझते हैं क्या क्या होता है। फिर से इसको 3 भागों में बांटते हैं भाई। क्या क्या सिंगल मेम्ब्रेन है, क्या डबल मेम्ब्रेन है। पहले यहां हम बना लेते हैं नो मेम्ब्रेन। नो मेम्ब्रेन के बाद है सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन के बाहर और क्या है? डबल मेम्ब्रेन भी होगा भाई। अब समझते हैं क्या क्या चीजें इसमें पाई जाती है। पहले है नो मेम्ब्रेन। नो मेम्ब्रेन, जिसपे किसी प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं है। फिर हम बात करेंगे सिंगल मेम्ब्रेन की। सिंगल मेम्ब्रेन। फिर हम बात करेंगे डबल मेम्ब्रेन की, ठीक। ये हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? अभी एनिमल सेल्स की, ठीक। अब अगर नो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की बात की तो सबसे पहले हम नाम लिख देते हैं भाई राइबोसोम का।
राइबोसोम यहां लगा दीजिए। ठीक, अब इसके अलावा अगर प्लांट्स में पीछे जाकर देखें हम, तो प्लांट्स में क्या पाया जा रहा था? साइटोस्केलेटल। एनिमल में भी होगा, एनिमल्स में भी होगा। ये क्या है? साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स, मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस या स्ट्रक्चर जो संरचना प्रदान करेंगे। इसके अलावा एनिमल के सेल्स में एक और ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, जिसे बोला जाता है सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम है। तो सेंट्रोसोम ही एक ऑर्गेनेल, ये उसका एक हिस्सा है। ठीक है, यूनिट है उसका सेंट्रोसोम का। ठीक, अब अगर सिंगल मेम्ब्रेन की बात करें, ठीक, सिंगल मेम्ब्रेन की बात करें तो वैसे ही जैसा हमने प्लांट्स में बात किया था, इसको भी दो भाग में बांट देते हैं भाई। दो भाग में कैसे बांटेंगे कि किसके आधार पे किए थे? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, तो पहला अपन कर देते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। अब ध्यान दीजिए कि प्लांट्स का एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम और एनिमल्स का एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में कुछ चीज कॉमन होता है, कुछ अलग होता है। क्या क्या चीज कॉमन होता है? तो सबसे पहले तो बात की जाए अगर, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एनिमल में भी होगा। ठीक, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद होगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी। ठीक, जैसा मैंने बताया था कि प्लांट में गोल्जी कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। प्लांट्स में उनकी संख्या अधिक होती है, एनिमल्स में कम होती है। एनिमल्स में बड़ा होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स और प्लांट में छोटे छोटे हो सकते हैं। ठीक, अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। ठीक, अब अगर हम पीछे जाएं तो देखें क्या चीज बदला है। सिर्फ ये दोनों तो सेम है, यहां पे वैक्यूल की जगह आ गया लाइसोसोम। अब एक चीज और समझने की बात है, अगर आपसे सिंपली कोई पूछे एंडोमेम्ब्रेन सेल में, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कितने ऑर्गेनेल होते हैं, समझिए प्रश्न को पहले। अगर आपसे कोई पूछे कि सेल के एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कितने ऑर्गेनेल होते हैं, तो 4। ठीक, कौन कौन से 4? ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। पीछे जाते हैं, प्लांट्स में क्या है? 1 और 2 तो कॉमन है, 3 हो गए थे, ये चौथा। मतलब कि टोटल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात की जाए कितने ऑर्गेनेल होंगे, तो 4 होंगे। अब उनमें से एक प्लांट में पाया जाता है, एक एनिमल में पाया जाता है भाई, तो बांट दिए तो 3-3 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बाद मैंने बात की थी कुछ माइक्रोबॉडीज की। माइक्रोबॉडीज, माइक्रोबॉडीज में मैंने 3 नाम बताए थे पिछले अगर प्लांट की बात करें, ध्यान दीजिए, पैरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम और स्फेरोसोम। क्या क्या? पैरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम और स्फेरोसोम। अगर एनिमल के केस में बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है पैरोक्सिसोम्स। ग्लाइऑक्सिसोम और स्फेरोसोम नहीं होता है एनिमल्स में। ये हो गया डिफरेंस। अब आते हैं डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में भाई। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर अगर प्लांट के केस में बात करें तो जाहिर सी बात है, न्यूक्लियस तो यहां पे भी है, न्यूक्लियस यहां पे भी है,
लेकिन क्या यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है एनिमल में? तो नहीं है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया तो है ना, तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, प्लांट में एक और ऐड था डबल मेम्ब्रेन में, वो क्या था? प्लास्टिड। प्लास्टिड मतलब एक तरीके का क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो एनिमल्स में ये नहीं है। तो अब हमारे पास एक आधार आ चुका है कि प्लांट में क्या होता है, एनिमल में क्या होता है, बैक्टीरिया में क्या होता है। अब इसे हम क्लासिफाई करके समझने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। ठीक, टेबल बना लेते हैं। ये हो गया सीरियल नंबर। ठीक, सीरियल नंबर के बाद लिख लेते हैं सेल ऑर्गेनिल। ठीक, सेल ऑर्गेनिल के बाद हम यहां एक कॉलम बना लेते हैं। सेल ऑर्गेनिल के बाद एक कॉलम बना लेते हैं बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का यहां बना लेते हैं प्लांट का। यहां बना लेते हैं एनिमल्स का। ठीक, ये कॉलम हो गया रिमार्क्स का। ये हम बना लेते हैं। अब क्लासिफाई करके देखने की कोशिश करेंगे किसमें क्या पाया जा रहा है, किसमें क्या नहीं। ठीक, सबसे पहले हम बना लेते हैं सीरियल नंबर। ठीक, सीरियल नंबर के बाद अगला कॉलम जो हमें दिख रहा है वो है सेल ऑर्गेनिल। कंपेयर किससे करेंगे भाई, किसमें क्या ऑर्गेनिल या स्ट्रक्चर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेल ऑर्गेनिल के बाद हम कर देते हैं यहां बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स में अगर बात करें तो प्लांट्स, यहां एनिमल्स, और यहां हम बात करते हैं रिमार्क्स की। रिमार्क्स मतलब कुछ एडिशनल पॉइंट है तब की बात। ठीक है, अब समझते हैं। पहले अगर मैं बात करूं सेल ऑर्गेनिल, या सेल का स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिल बोलने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, प्लांट्स में प्रेजेंट है, एनिमल्स में प्रेजेंट है। किसका बना होता है भाई साइटोप्लाज्म? होता है, क्या होता है ये? सेमी लिक्विड। ठीक है, ये रिमार्क्स हो गया। अब अगर बात करें साइटोप्लाज्म के बाहर एक कवर था जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोल रहे थे। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक, सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया में था, यस था, प्लांट में वो भी था, एनिमल में यहां पे भी था। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन बना किसका था भाई? सभी में लिपिड और प्रोटीन का, लिपिड और प्रोटीन का। ठीक, अब सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी हमने कहीं पे देखा था, लिख लेते हैं। सेल वॉल को भी कंपैरिजन का बेसिस बना लेते हैं। सेल वॉल बैक्टीरिया में प्रेजेंट था, प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है, एनिमल्स में नहीं होता। ठीक, बैक्टीरिया में किसका बना होता है? बैक्टीरिया में सेल वॉल बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन का। ठीक, प्लांट्स में बना होता है किसका? प्लांट में ये बना होता है सेल्यूलोज या हेमीसेल्यूलोज का। अगर वहीं कुछ फंगी में भी पाए जाते हैं, कुछ फंगी में भी पाए जाते हैं, तो उन फंगी में वो काइटिन का बना होता है। किसका? काइटिन का। ठीक है, सेल वॉल भी हो गया। अब देखते हैं जेनेटिक मटेरियल को। जेनेटिक मटेरियल, ठीक,
जेनेटिक मटेरियल क्या था, सभी में होगा भाई, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा। अब इस जेनेटिक मटेरियल में जो डीएनए होता है इसको आधार बना लेते हैं भाई, जेनेटिक मटेरियल में डीएनए है। तो बैक्टीरिया में क्या पाया जा रहा था, अगर साइटोप्लाज्म की बात करें तो बैक्टीरिया में पाया जा रहा था लीनियर एंड सर्कुलर ये दोनों था। अगर प्लांट्स में बात करें तो इसमें क्या होगा, लीनियर डीएनए होगा। एनिमल्स में बात करें तो लीनियर होगा। ठीक, ये हो गया, डीएनए भी हो गया। अब जेनेटिक मटेरियल क्या किसी मेम्ब्रेन से कवर था, तो उसे हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर एनवलप। ठीक, न्यूक्लियस को अगर कोई चीज कवर कर रहा है तो उसे न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। तो बैक्टीरिया में था क्या, नहीं था। प्लांट्स में प्रेजेंट है, एनिमल्स में प्रेजेंट है। अब प्लांट में बैक्टीरिया में न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट नहीं है, मतलब ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। ठीक, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है मतलब वो क्या है, न्यूक्लियस के समान है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस के समान है। तो बैक्टीरिया में उसे क्या कह दिया जाता है भाई, न्यूक्लियोइड मतलब न्यूक्लियस के समान, न्यूक्लियस नहीं। ठीक, तो ये कुछ अंतर हो गए। ठीक, अब सेल ऑर्गेनिल, आप इसका चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं इसको मिटाऊं और आगे का डिफरेंसेस को हम समझ सकें। ठीक, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, फिर मैं इसको मिटाता हूं। अब यहां से इनको हटा दिया जाए। ये यहां से इनको भी हटा देते हैं, ये यहां से इनको हटा देते हैं। ठीक, अब देखते हैं ऑर्गेनिल को। ठीक है, ऑर्गेनिल में हम बात कर रहे थे राइबोसोम को पहले ले लेते हैं भाई। राइबोसोम बैक्टीरिया में प्रेजेंट था, यस प्रेजेंट था। प्लांट्स में, एनिमल्स में, सभी में था। अब इनका राइबोसोम, बैक्टीरिया का, ये प्रोकैरियोट का और यूकैरियोट के राइबोसोम में कुछ अंतर होता है। क्या होता है, जब हम राइबोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, राइबोसोम हो गया। राइबोसोम के बाद अगर मैं बात करूं विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का, तो वो था सेंट्रियोल। बैक्टीरिया में नहीं था, प्लांट्स में नहीं था, एनिमल्स में प्रेजेंट था। ठीक, अब उसके बाद नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में और क्या था, साइटोस्केलेटल। ठीक, तो ये बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होगा, प्लांट्स में भी होगा, एनिमल्स में भी होगा। ठीक, अब अगर हम बात करें सिंगल मेम्ब्रेन का, तो सिंगल मेम्ब्रेन में पहले अगर बात कर ले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बैक्टीरिया में ये नहीं है, प्लांट्स में प्रेजेंट है, एनिमल्स में प्रेजेंट है। ठीक, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद अगर मैं बात करूं गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो ये बैक्टीरिया में नहीं था, प्लांट्स में प्रेजेंट है और एनिमल्स में भी प्रेजेंट है। ठीक, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बाद अगर बात की जाए, हम बात कर रहे हैं अभी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बाद अगर बात की जाए वैक्यूल्स का, बैक्टीरिया में ये नहीं है,
प्लांट्स में ये प्रेजेंट है, एनिमल्स में नहीं। ठीक, अब वैक्यूल्स के बाद अगर बात की जाए, एक और एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम था जो कि एनिमल्स में होता है, वो है सेंट्रीओल, सॉरी, लाइसोसोम। ठीक, लाइसोसोम बैक्टीरिया में नहीं है, प्लांट्स में नहीं है, एनिमल में प्रेजेंट है। ठीक, ये इस प्रकार से डिफरेंस हो गया। किसके आधार पे? सिंगल मेम्ब्रेन के आधार पे। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ पाए और इन्हें मिटाकर कुछ। ठीक, चलिए इसे मिटाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का। तीन ही प्रकार के तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, तो तीन ही हो सकते हैं भाई, किसी में दो हो सकता है। तो सबसे पहले डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में अगर बात करें तो लिख लेते हैं यहां न्यूक्लियस। बैक्टीरिया में तो न्यूक्लियस होता नहीं भाई, ट्रू न्यूक्लियस। प्लांट में होता है, एनिमल्स में प्रेजेंट है। ठीक, न्यूक्लियस के बाद हमने बात की थी माइटोकॉन्ड्रिया, जो कॉमन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में तो है नहीं, प्लांट्स में प्रेजेंट है, एनिमल्स में प्रेजेंट है। ठीक, अब एक और ऑर्गेनेल की बात की थी, वो था प्लास्टिड बैक्टीरिया में होता नहीं है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल में नहीं। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि मतलब कि ऑर्गेनेल्स को लेकर या संरचना को लेकर सजीवों की कोशिकाओं में भिन्नताएं जरूर होती है। जितने ऑर्गेनेल्स के नाम मैंने लिखे हैं, इनको सेपरेट स्टडी करना पड़ता है कि ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे फंक्शन करता है, इन ऑर्गेनेल्स को किसने खोजा, है ना। इन सब से लेकर भी आपके सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये आज के सेशन के लिए इतना काफी है, जिसमें हमने ये जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार की सेल में कौन सा ऑर्गेनेल पाया जाता है, कौन सा कॉमन है या कौन सा डिफरेंट है। ठीक है, कौन सा अलग है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आने वाली वीडियो को भी देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वो सभी एस्पिरेंट्स जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे उन तक शेयर जरूर करें, ताकि जो बेसिक बोल सकते हैं फंडामेंटल फैक्ट्स हैं वो तो एटलीस्ट क्लियर रहे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे इन सेशंस के माध्यम से कि आपके जो फंडामेंटल्स हैं या बेसिक्स हैं वो बहुत क्लियर हो, तभी हम एग्जाम को आसानी से, कोई भी एग्जाम दीजिए, आप स्टेट लेवल दीजिए, सेंट्रल दीजिए, आप चाहे कोई भी एग्जाम दें, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होगा अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो। तो हम उसी पे फोकस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।